नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ लेकर के आए हैं। यदि 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप पहले से जानते हैं तो आप आईपीसी का ज्ञान रखते हैं और जज या सरकारी वकील बनने योग्य हैं। अदरवाइज जुडिशरी एग्जाम्स में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप डिसाइड करेंगे कौन आंसर सही होना चाहिए। उसके बाद हम राइट आंसर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग भी लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। इस संहिता को 1860 ईस्वी में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति मिली और 1862 में लागू हुआ। तो दोस्तों, इसके आधार पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? देखें, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं और आप डिसाइड करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति, जिसे मेंसरिया भी कहते हैं, प्रत्येक अपराध का आवश्यक तत्व है। परंतु कुछ अपराध हैं जो सामान्य नियम के अपवाद हैं, जैसे द्विविवाह, लोक उपताप, अपलेख, न्यायालय की अवमानना। इन्हें कठोर दायित्व से संबंधित अपराध कहते हैं। इसके आधार पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, द्विविवाह, यह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। यह किस वाद में व्यक्त किया गया था? तो देखिए, इसमें 4 वाद दिए गए हैं, इसमें से आप डिसाइड करें कौन सा सही है। तो दोस्तों, दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति, जिसे आप मेंसरिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक अपराध का आवश्यक तत्व है, हमने आपको पहले बताया। दुराशय की अवधारणा को संविधिक अपराधों में न्यायाधीश के निर्वहन के माध्यम से संसद की अनुमति के बिना शामिल किया गया था। सेराज बनाम डी रुट जेन के वाद में न्यायाधीश राइट ने निर्णय किया कि प्रत्येक अधिनियम में मनःस्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। इसके आधार पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो देखें, 4 ऑप्शन है आपके सामने, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष परिभाषित है, किस धारा में परिभाषित है इसमें आपको बताना है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव का नर का द्योतक है। तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा था, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता है? तो डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार इंडियन एयरलाइंस का पायलट, सरकारी विद्यालय का शिक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश लोक सेवक है, जबकि सहकारी समिति का प्रमुख लोक सेवक के रूप में प्रगणित नहीं है। तो इसके आधार पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। किसमें किया गया है? डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति को, धारा 24 में बेईमानी से एवं धारा 22 में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है धारा 23 में, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 33 में कार्य और लोप शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार जिस प्रकार एक लोप का। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्न मामले में किया गया था। तो किस मामले में किया गया था? डिसाइड करें। तो दोस्तों महबूब शाह बनाम किंग एम्परर के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य आशय एवं समान आशय शब्दों के बीच की सीमा रेखा बहुत पतली है, परंतु इनके बीच वास्तविक एवं मूल अंतर है। यदि इस अंतर को समझने में भूल हुई तो इससे न्याय की जगह है अन्याय हो सकता है। तो दोस्तों इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। कौन सा वाद है जो इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है, जबकि मैकनाटम का वाद धारा 84 पर, रेक्स बनाम गोविंदा का वाद धारा 299 एवं धारा 300 पर तथा केसी मैथ्यू का वाद धारा 149 से संबंधित प्रमुख वाद है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यह कथन किस वाद में किया गया? तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में उल्लिखित सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित वाद बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में प्रिवी काउंसिल ने निर्णित किया कि अपराध में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय को अग्रसर करने में शामिल सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। किस मामले में समझाया है इसको देखेंगे ध्यान से, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 34 व 149 के बीच अंतर है और इस संदर्भ में इन दोनों धाराओं के साथ किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो, तो देखें 4 ऑप्शन में क्या राइट होगा, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए गए सही होंगे। इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। किस सेक्शन में परिभाषित है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती तो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। ये किस में बताया गया है, धारा 52 में। तो इसके आधार पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। तो डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वो आपके कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 5 प्रकार के हैं। तो पांचों प्रकारों को जानेंगे। पहला है आपका मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास और जो तीसरा था उसको समाप्त कर दिया गया है 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा। और जो चौथा है आपका वो कारावास है जो 2 प्रकार का होता है, एक कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा कारावास। और पांचवा है आपका संपत्ति का संपारण। और जो छठवां जोड़ा गया है तीसरा समाप्त करने के बाद वो है जुर्माना या अर्थदंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तीसरे नंबर पे था उसको समाप्त करके एक नया जोड़ दिया गया 6वें नंबर पे। इस प्रकार से टोटल जो बचे आपके कितने दंड हो गए, 5 प्रकार के हो गए। तो इसके आधार पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजीवन कारावास का अर्थ है ब्लैंक के लिए कारावास, कितने वर्ष के लिए है ये बताना है आपको, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53(2) के अनुसार आजीवन कारावास एक वैध दंड है। यह कितने वर्षों का होगा संहिता में वर्णित नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार यह संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए होगा। ये जो मामला था ये गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य AIR 1961 मामले में डिसाइड किया गया था। और इसी में एक जो है जो कन्फ्यूजन की थोड़ी स्थिति होती है लोगों के माइंड में, वो धारा 57 में बोली गई है। धारा 57 के अनुसार कहा जाता है कि दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक कारावास के तुल्य माना जाएगा। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितना अवशेष जीवन बचा है उस सारे अवशेष जीवन के लिए होता है आजीवन कारावास, और वो मैक्सिमम कितना पहुंचता है आपका, लगभग 20 वर्ष के आसपास। तो दोस्तों, इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है। तो डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान है। साधारण अपवाद की धाराएं मनः स्थिति अर्थात मेंस रिया के अस्तित्व को नकारती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। तो देखें 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध हो जाता है उससे, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इस आधार पे जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। दोषी है, किसके लिए दोषी है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण ढंग से तथा विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ की जाती हैं। प्रश्न में प्रस्तुत समस्या में को धारा 80 की विधिपूर्ण कार्य करने की में दुर्घटना की प्रतीक्षा नहीं प्राप्त होगी। लकड़ी काटे जाने के स्थान पर ही खेल रहे बच्चों के प्रति उचित सतर्कता एवं सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दोषी होगी। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहता है, पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है, किस बात का दोषी है। 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों प्रस्तुत समस्या जो है या जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होगा कि उन मामलों में जिनमें मृत्यु किसी उपाहति का परिणाम है जिसके विषय में अभियुक्त यह नहीं जानता कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था या मृत्यु होनी संभव थी, तो उन मामलों में घोर उपाहति हेतु दंड देना चाहिए, न कि आपराधिक मानववध या हत्या हेतु, भले ही मृत्यु कारित की हो गई हो। अतः इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने किया है, कौन सा अपराध किया है ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में समाहित आवश्यकता के सिद्धांत के संदर्भ में स्टीफेन द्वारा दिया गया एक दृष्टांत है। इसमें स्टीफेन के अनुसार एक्स ने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो इसके आधार पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का जो मामला आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है या कह सकते हैं छूट प्राप्त है, जबकि धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व या कम समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व जो है उससे उन्मुक्ति प्राप्त है, लेकिन पूरे लेवल पर नहीं प्राप्त है। जो पूरे लेवल पर उन्मुक्ति प्राप्त है वो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को, तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अनुसार किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है, लेकिन मानसिक विकार विधिक होनी चाहिए। विधिक उन्मत्तता का आशय संबंधित व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिससे कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असमर्थ हो जाए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।